ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। दमदार 10 देख रहे हैं आप। इस हिस्से में बात होगी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। क्या अमेरिका और ईरान के बीच अब युद्ध तय है? क्या अगले 24 घंटे के अंदर अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा? आज युद्ध से पहले अमेरिका और ईरान के बीच आखिरी बातचीत होने जा रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, जेनेवा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ट्रंप के दूत विटकॉफ और जेरेड कुशनर आखिरी बार डील पर बात करेंगे। दोनों देशों के बीच ये दूसरे राउंड की मीटिंग है। ट्रंप बार बार ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं। ईरान भी ट्रंप को आंखें दिखा रहा है। ईरान ने पर्शियन गल्फ के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बड़ी वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इस युद्धाभ्यास के दौरान ईरानी नेवी ने युद्धपोत को उड़ाने की प्रैक्टिस की है। उधर ईरानी सेना ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल खुर्रमशहर 4 का एआई वीडियो जारी किया है। ईरान ने खुर्रमशहर मिसाइल का वीडियो जारी करके अमेरिका और इजरायल को बड़ी चेतावनी दी है। इस बीच अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि अगर ईरान उसकी शर्तों पर डील करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो खामेनेई को बुरा अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप ने 500 फाइटर जेट्स के साथ इस वक्त ईरान की घेराबंदी की हुई है। अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड भी अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ ईरान की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का ये आखिरी दौर, अगर बातचीत कामयाब हुई तो युद्ध का संकट टल जाएगा, लेकिन अगर बातचीत कामयाब नहीं हुई तो ऐसी परिस्थिति में कभी भी गोला बारूद का सामना ईरान को करना पड़ सकता है और उसी के ठीक उलट जो है। अच्छा, ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, ये एक एआई वीडियो जो है वो जनरेट किया। ये पर्शियन गल्फ में ईरान की शक्ति का ये जो प्रदर्शन है वो आप देख लें। पूरी फ्लीट दिखाई दे रही है। पर्शियन गल्फ में ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास कितनी ताकत है। होगा अमेरिका बहुत बड़ा देश, दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क, लेकिन ईरान अपने लिए लड़ना जानता है। और ये वीडियो इसीलिए जारी किया गया है क्योंकि बातचीत का भी आखिरी दौर है। राकेश जी, अगर इसकी टाइमिंग को देखें तो टाइमिंग यही बता रही है ना, इफ डील इज नॉट पॉसिबल वी आर ऑल्सो रेडी, हम भी तैयार हैं। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब अमेरिका युद्ध की स्थिति में है। यदि आप बातचीत के टेबल पे आ चुके हैं ईरान के साथ, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक डर है कि यदि हम युद्ध करेंगे तो नुकसान होगा। और चाइना चाहता है कि ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में युद्ध हो। उसका कारण ये है कि सबसे ज़्यादा फायदा खुद को देख रहा है चाइना। यदि इन दोनों के बीच में युद्ध होगा तो फायदे में हम रहेंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं क्षति होगी अमेरिका की। और ऐसे में लेकिन अमेरिका को भी ये पता है, भले ही वो बोर्ड ऑफ पीस के नाम पे इस्लामिक कंट्रियों को अपने छाते के नीचे लाने का प्रयास किया हो, लेकिन ईरान के साथ जिस तरीके का टकराव है उसके चलते इस्लामिक कंट्री कूद कूद के भाग रही है अमेरिका के साथ, अमेरिका के पास से भाग रही है वो। तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर है कि उसका एजेंडा खारिज हो रहा है। जैसे आप देखिए ट्रंप का, देखिए पहले उन्होंने कहा कि सिंदूर ऑपरेशन हमने बंद कराया, उसमें फेल साबित हुए। फिर उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड हम लेके रहेंगे, क्या ले पाए वो अभी तक तो नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने ईरान को कब से धमकी दे रहे कि अब मान जाओ, हम हमला कर देंगे। क्या अमेरिका की अभी तक की नीति ऐसी रही है कि सिर्फ धमकी देता रहो, हमला ना करता रहो? अरे वेनेजुएला में आप चुपचाप गए, उठा के ले आए। ओसामा बिन लादेन को आप गए, मार के चले आए। तो इसके पहले तो अमेरिका की ये नीति नहीं थी ना। तो ट्रंप कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि ईरान के साथ यदि युद्ध हुआ तो नुकसान हमें भी होगा और हमारे वो साथियों का होगा जो अभी तक उसके साथ कमिटमेंट के साथ खड़े। जेनेवा में आज अमेरिका और ईरान के बीच निर्णायक बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले ट्रंप ने खामेनेई को बड़ी धमकी दी है। कहा है कि ईरान ने अगर समझदारी नहीं दिखाई तो उसे अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि बातचीत के मामले में ईरानी शासन बहुत खराब है। एक बयान आप सुने। And they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential. We had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. I've been told that a deal that's next to impossible. No, I think they want to make a deal. I don't think they want the consequences of not making a deal. They want to make a deal. ईरान को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान का शासन यहाँ के कट्टर शिया धर्मगुरुओं के हाथ में है, उनके साथ समझौता बहुत मुश्किल है। उन्होंने क्या कहा वो आप सुने।
I said it yesterday, I'll repeat it again today. I mean, we have to understand that Iran ultimately is governed, and its decisions are governed by Shia clerics, radical Shia clerics, okay? These people make policy decisions on the basis of pure theology. That's how they make their decisions. So it's hard to do a deal with Iran. We've always said it's hard, but we're going to try. That's what the president is trying. मार्को रूबियो कोई नई बात तो कह नहीं रहे हैं अवधेश, ये बात तो पूरी दुनिया को पता है। धार्मिक मूल है, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ही वो अपने देश के लिए फैसले लेते हैं। सारी चीजें जानने के बाद ही तो वो डील की टेबल पर बैठे थे, पर डील क्रैक नहीं हो पा रही है। नहीं, ऐसा है कि अमेरिका के सभी राष्ट्रपतियों का 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद से एक सपना रहा है कि ईरान से आयतुल्लाहों का शासन समाप्त होना चाहिए। वो कोई ट्रम्प करे, लेकिन इतना आसान नहीं है कि इराक में गए तो फंस गए, अफगानिस्तान में फंस गए, तो लीबिया की कार्रवाई उन्होंने अलग तरीके से की है। तो ईरान के लिए एक लीबिया जैसा मॉडल ढूंढा जा रहा है कि बिना जमीन पर उतरे क्या हो सकता है वहां। अब ईरान का चूंकि बात सही है कि शिया धार्मिक कट्टर शासन है, दुनिया भर के शिया जो कट्टरवादी संगठन है वो उसमें अमेरिका के विरुद्ध जाने वाले हैं। ये युद्ध होता है, अगर उसने हॉर्मुज जल डमरूबंद को उसने जाम कर दिया कुछ देर के लिए, तो आप समझो कि दुनिया का जो 70-72% जो व्यापार जो है उस रास्ते से है वो ठप हो सकता है। तो ऐसी कई बातें उसमें है। लेकिन इस समय देखिए कि सिस्तान प्रांत में अलगाववादी मूवमेंट जो है, बलूचिस्तान में भी वहां मूवमेंट शुरू हो गया जहां उनकी सेना कार्रवाई कर रही है। और पूरी दुनिया भर में इस समय जब देखा कि अमेरिका ने कार्रवाई नहीं किया है, तो कल परसों देश दुनिया ने देखा है और आज भी देखेंगे कि चारों तरफ हर देश में जहां भी ईरानी निर्वासित हैं और जहां उनके समर्थक है, भारी संख्या में पुराने जो रजा शाह पहलवी का झंडा है उसको लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। वो म्यूनिख में अभी बातचीत हो रही है, आप जानते हो कि एक सम्मेलन चल रहा है और वहां जो है रजा शाह पहलवी की, रेजा पहलवी की जेलेंस्की के साथ बातचीत हुई है। चूंकि ईरान को रूस और चीन सपोर्ट कर रहे हैं, तो रजा पहलवी भी अमेरिका से बाहर निकल के सपोर्ट मांग रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने उस ढंग से ट्रंप शासन ने उनको सपोर्ट किया नहीं है। तो इसलिए कहां जाएगा कहना कठिन, लेकिन यूरोप इस साफ दिखाई दे रहा है कि यूरोप इस समय आयतुल्लाह खुमैनी के विरुद्ध है पूरी तरह। वो रजा पहलवी के शासन को स्थापित करना चाहता है। तो आगे अभी देखा जाए क्या हो सकता है, लेकिन अगर उनके प्रांतों में मतभेद है, वहां गोलियां चलानी पड़ रही है, वहां लड़ाई चल रही है, तो इतना आसान उनके अंदरूनी संकट को भी संभालना नहीं है। लेकिन उनके पास इतने फौज है, शासन है, तो उसको जब तक इजराइल की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक लॉन्ग टर्म युद्ध में फंसना अमेरिका के लिए कठिन है। हालांकि ईरान ये कह चुका है कि वो किसी भी सूरत में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर समझौता नहीं करेगा, लेकिन इजराइल इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक कोई भी डील नहीं की जानी चाहिए। नेतन्याहू को भरोसा देने के लिए अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम तेल अवीव पहुंची। उनके साथ मीटिंग के बाद ईरान को सीधे सीधे धमकी भी दी। आप सुनिए ये बयान। Our presence here today is to reassure the Israeli people there is no light or gaps between President Trump and Bibi about what to do and how to do it. There are two lines in the water right now. One's a diplomatic line, trying to find a way to end this regime diplomatically that will advance our national security interest. The other line is the military option. I think President Trump is looking for which line can catch the biggest fish. The bottom line is we're into weeks, not months, in terms of decision making. अब खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर घमासान तेज हो गया है। इमरान के समर्थक सड़क पर मुनीर और शहबाज के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इस बीच इमरान के बेटों ने अपने पिता को लेकर बड़ा खुलासा किया। लंदन में रह रहे उनके दोनों बेटों सुलेमान खान और कासिम खान को इस बात का डर है कि जेल के अंदर उनके पिता को जान से मारा जा सकता है। इमरान के बेटों ने कहा है कि उनके पिता की दाहिनी आंख की रोशनी बहुत कमजोर हो गई है। जेल प्रशासन उन्हें बेहतर इलाज नहीं दे रहा। इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आकर अपने पिता से मिलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार उन्हें वीजा नहीं दे रही। इमरान के बेटों ने कहा है कि उन्होंने पिछले महीने वीजा के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक इस बात का कोई जवाब नहीं मिला। उनका यह भी मानना है कि पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट को डर है कि अगर वो पाकिस्तान गए तो दुनिया का ध्यान इमरान खान की स्थिति पर ज्यादा आ जाएगा, और इसी बात से मुनीर और शहबाज डर रहे हैं। इसे इमरान खान को ना जेल से बाहर आने का मौका मिल रहा है, ना सही तरीके से इलाज मिल पा रहा है। जो सुलेमान कह रहे हैं, जो कासिम कह रहे हैं, उनका डर बड़ा वाजिब है। सवाल यह है कि क्या अपने पिता से ये बेटे मिल भी पाएंगे।
कासिम से लेंगे आजादी, कासिम से लेंगे आजादी, बस चलेंगे आजादी, बस चलेंगे आजादी, बस चलेंगे आजादी, भूले तो नहीं हो आजादी, भूले तो नहीं हो। अच्छा, जो डर इमरान के बेटों को है वही खतरा इमरान की बहनों को भी सता रहा है। इमरान की बहन नौरीन नियाजी का बड़ा बयान आया। नौरीन नियाजी ने कहा कि पिछले 3 महीने से इमरान को उनके परिवार से मिलने नहीं दिया गया है। परिवार को इमरान की सही कंडीशन के बारे में पता ही नहीं चल पाया है। They haven't let any of our doctor or family meet him since last 3 months. We don't really know the real condition because they've been telling us and they don't let our doctors see him. So we can't trust what they are saying. How can you treat the serious eye condition in jail? And and I'm telling you that all his cases, he's won all the cases, all the allegations have been finished, and now they want to keep him in because the public in Pakistan is with Imran Khan. मैं एक तस्वीर दिखाते हुए सवाल पर जाऊंगी और ये तस्वीर जो है अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की है जहां पर एक और आतंकवादी हमला हुआ है। सोचिए जरा इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति क्या है। अपने पूर्व प्रधानमंत्री की आंख तक जो सरकार ठीक नहीं करवा पा रही, जो जेल प्रशासन ठीक नहीं करवा पा रहा, अपने ही देश के एक प्रांत में इतनी अशांति है, वहां पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, सुसाइड अटैक हो रहे हैं, कभी मस्जिदें निशाने पर ली जा रही हैं, कभी आम लोग मारे जा रहे हैं तो कभी 14 पाकिस्तानी सैनिकों के खैर मारे जाने की ये खबर है। ये दोनों तस्वीरें दिखानी इसलिए राकेश जी जरूरी थी क्योंकि ये आज के पाकिस्तान की तस्वीर है। ना उनके अपने सैनिक सुरक्षित हैं, ना उनका पूर्व प्रधानमंत्री सुरक्षित है, ना वहां पर लॉ एंड ऑर्डर दिखाई दे रहा है, ना एक अराजक सी स्थिति बनी हुई है पूरे देश में। उसका कारण है जितना इमरान खान का परिवार बाहर बैठ के ये जाहिर करता है कि इमरान खान को खतरा है, उतना ही आसिफ मुनीर का डर बढ़ता जाता है। कारण ये है कि हम शहबाज की बात करें, शहबाज तो कठपुतली है, वो आसिफ मुनीर के हाथ से खेले जा रहे हैं। सारा का सारा जो इस समय पर षड्यंत्र कहिए वो सिर्फ आसिफ मुनीर कर रहे हैं। उनको लगा कि इमरान को अंदर बंद कर देंगे, शहबाज को निपटा देंगे और हम सीधे सीधे तख्ता पलट करके पाकिस्तान के शासक बन जाएंगे। लेकिन इसीलिए वो तलवा चाट रहे थे ट्रंप का, लेकिन उनकी सारी योजना फेल हो गई। उधर बलूचिस्तान सारे पाकिस्तानी सैनिकों को मार के भगा दिया। आज 46% बलूचिस्तान पे बलूचों का कब्जा हो चुका है। वहाँ न पुलिस है और न पाकिस्तानी सेना है। खैबर भी वही रास्ते पे बढ़ रहा था आगे, इसलिए वहाँ एक विस्फोट कराया गया। जो अभी आप सोचिए हफ्ते भर पहले एक विस्फोट हुआ, वो टीजीपी का सुसाइड अटैक और दूसरा विस्फोट यहाँ कराया गया। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारी वजह से अशांति नहीं फैली है, अशांति इन लोगों की वजह से फैली। आसिफ मुनीर अपना चेहरा बचाने के लिए लोगों की बलि चढ़ा रहे हैं। अवधेश, कितनी फेस सेविंग करेंगे आसिफ मुनीर, कितनी फेस सेविंग करेंगे शहबाज शरीफ? पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में तो शासकों को फांसी पर चढ़ा देना, ज्यादातर शासकों को तो विदेश भाग के अपना अंतिम समय बिताना पड़ा। एक समय जो सर्वोच्च जो है शक्तिशाली माने जाते थे, पाकिस्तान की वैसे ही परंपरा है और राष्ट्रीय ऐसे ही बना है। लेकिन इस समय की ये जो घटना है, मुझे जो बार बार मेरा ध्यान इस पर जा रहा है कि इमरान खान सजा याफ्ता हैं, सजा के तौर पर हैं वहाँ, लेकिन उनके समर्थन में जितनी कोशिश हो रही है उस रूप में कहीं भी जनता सड़कों पर नहीं आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा जैसा प्रांत जहां की उनकी अपनी सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अब जनता सड़कों पर उतरेगी। कल भी मैं उनका बयान सुने, जनता सड़कों पर नहीं उतर रही है, बहुत कम छोटी छोटी संख्या उनके जो समर्थक है वो आ रहे हैं। तो इनकी कोशिश है कि किसी प्रकार इशू बनाए रखें। अब मूल मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गया है कि सुप्रीम कोर्ट अब उनको हॉस्पिटल भेजता है या जेल में रहने का। जमानत की तो मुझे संभावना बहुत कम लग रही है जी। हो भी सकता है, लेकिन ये दो की समस्या है। इस लड़ाई को इमरान खान तक सीमित करने की बजाय पाकिस्तान के ओवरऑल मसलों पर अगर ये इनकी जो तहरीके इंसाफ पार्टी अगर कन्वर्ट करे, उन इशुओं को उठाए, तो और विपक्षी पार्टियों का उनको समर्थन शायद मिल सकता है। इस स्थिति में तो मैं देख रहा हूं कि समर्थन तो व्यापक उनको मिल नहीं पा रहा है
और ये बहुत बड़ी समस्या है। यही देखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की जनता पिछले 2-2.5 सालों से वहां की सेना का मजाक उड़ा रही थी सोशल मीडिया पर, अचानक क्या कुछ हुआ है कि उस रूप में अब सड़क पर नहीं उतर पा रही है। अच्छा, ये जो टीटीपी ने भी किया है वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं। आसिफ मुनीर के 17 सैनिकों का जनाजा उठ गया है और आम लोगों को तो खैर जानी नुकसान होता ही है, उसकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त वहां की सरकार के हाथों से या वहां की फौज के हाथों से स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही हैं और मुनीर को हर तरफ से मार पड़ रही है। बैटल ग्राउंड हो या फिर क्रिकेट का मैदान हो, पाकिस्तान हर तरफ जलील हो रहा है। बड़ी खबर एक और आपको दे दूं, T20 में पाकिस्तान की हार से आसिफ मुनीर बौखला गए हैं। आसिफ मुनीर इस हार से बहुत नाराज बताए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने इस मामले में सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी की शिकायत की है। मुनीर का मानना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम को सही तरह से तैयार नहीं कर पाया और मैनेजमेंट में गंभीर कमियां हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आर्मी चीफ पहले से ही पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से खुश नहीं थे। भारत से मिली हार ने उनकी नाराजगी को और बढ़ा दिया है। अब बहुत छोटा 10 सेकंड, ट्रॉफी चोर से आप उम्मीद क्या करेंगे? मैं तो इन्हें मोहसिन नकवी नहीं कहती, ट्रॉफी चोर कहती हूं। क्या है कि जिस तरीके से पाकिस्तान हारा है क्रिकेट में, उससे बहुत ज्यादा फजीहत हुई है। आसिफ मुनीर चाहते हैं कि सारा ठीकरा नकवी में फोड़ दिया जाए, पीसीबी अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया जाए, तो ये कहा जाएगा कि नकवी के कारण ये हम मैच हार गए। तो वो सारा ठीकरा चाह रहे हैं कि नकवी के सिर पे फोड़ दिया जाए। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की कहीं भी इस तरीके से बेइज्जती को लेके खुशी मनाई जाए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हार पे खुशी मनाई गई तो आप सोचिए पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के हार पे खुशी होगी, उससे आसिफ मुनीर की क्या स्थितियां होंगी। एक और बड़ी खबर आपको दे दी, यूएई के क्राउन प्रिंस को लेकर अटकलें हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को लेकर बड़ी शॉकिंग अटकलें हैं। MBZ यानी कि मोहम्मद बिन जायद की मौत की खबर की अटकलों को लेकर पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। पहले तुर्की के राष्ट्रपति और फिर ग्रीस के प्रधानमंत्री की यूएई यात्राएं MBZ की बीमारी की वजह से कैंसिल हुई। अब हम MBZ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, तो उनकी बीमारी की वजह से यात्राएं कैंसिल हुई तो अफवाहों ने जोर पकड़ लिया, शायद वो गुजर चुके हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। अबू धाबी में उनके भाई और बेटे के बीच फतह का संघर्ष भी शुरू हो गया है। अब हो क्या रहा है, ये बड़ा ही शॉकिंग है, ये बहुत शॉकिंग है। नहीं, अगर ये है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मुस्लिम शासकों में ऐसा रहा है, पूरा अरब से लेके हमने देखा है कि सत्ता के लिए हत्या, विद्रोह, जेल में डालना चलता रहा है। चूंकि अल नाहयान लोकप्रिय थे और इस समय सऊदी अरब से भी उनका तनाव चल रहा था, युद्ध बल्कि हो रहा था, उसमें वो रूस भी चले गए थे, भारत आए थे, तो कुछ भी हो सकता है। अभी तक अगर उनका बयान नहीं आ रहा है इसके बाद, लेकिन अगर उनकी मृत्यु हुई है तो उनकी मिट्टी की भी तो कोई खबर होनी चाहिए। तो वहाँ के अखबारों में नहीं, अभी अटकलें हैं। अगर ये होता है तो अरब क्षेत्र के लिए एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, बड़ा सेटबैक होगा कि एक लीडरशिप क्वालिटी थी जो एक लिबरल फेस माने जाते थे और लिबरल फेस के साथ उन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात में अलग अलग सुधार किए थे। जितने उनके अलग अलग जिसको वहाँ बोलते हैं सल्तनत, छोटे छोटे जो हैं, शारजाह, फलाना चिलाना, उन सब के साथ एक बेहतर संबंध बना के और एक यूनाइटेड संघ की तरह यूनाइटेड अरब अमीरात एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में खड़ा हो, इस्लाम और आधुनिकता के बीच एक तालमेल बना के चले। तो वो बहुत पाकिस्तान के कट्टरपंथ का उन्होंने हमेशा विरोध किया था। तो कुछ भी हो सकता है वहां रिफॉर्म के कारण उनके भी, और यहां तक कि सऊदी अरब के भी जो प्रिंस है, भले आपस में लड़ रहे थे, उनके विरुद्ध भी दुनिया के, भारत के भी जो कट्टरपंथी नॉर्मल मुसलमानों से आप बात करेंगे तो इन दोनों के विरुद्ध है कि जैसे महिलाओं को ड्राइविंग का लाइसेंस दे देना, उनकी शिक्षा का काम करना, तो कुछ भी हो सकता है। दरअसल दो यात्राएं जो टली हैं, बहुत बड़ी ट्रेजेडी। हाँ, ये जो यात्राएं जो टली हैं उसी की वजह से ये सारे रूमर्स आ रहे हैं और ये भी हम टर्किश मीडिया के हवाले से, वहां के न्यूज़पेपर्स के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।